हेलो दोस्तों, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोषी क्लासेस में। आज की वीडियो हमारी स्टोरी रीडिंग की है, जिसमें हम इस स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। वर्ड टू वर्ड मैं आपको हिंदी अर्थ भी बताते जाऊंगी, जिससे कि आपको इस स्टोरी को समझने में और भी आसानी होगी। बीच में अगर ग्रामर का कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा तो उसको भी हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें कोई भी ऐसा वर्ड आपको लगे कि आपका काम का है तो पेन और कॉपी लेके बैठिए और उस वर्ड को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो हेडिंग है, द क्रो एंड द हंटर। क्या मतलब हुआ? क्रो मतलब कौवा, एंड मतलब और, हंटर मतलब शिकारी। तो इस पूरे शीर्षक का, इस पूरे स्टोरी के हेडिंग का मतलब हुआ कि कौवा और शिकारी। इसका मतलब कि ये स्टोरी एक कौवा और शिकारी से रिलेटेड है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि एक कौवा दिख रहा है, एक पेड़ है। तो ये क्या है स्टोरी में आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलिए तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ए फ्लॉक ऑफ क्रोज लिव्ड ऑन ए बनियान ट्री। क्या मतलब हुआ? ए फ्लॉक, ए का मतलब होता है एक, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, ऑफ क्रोज। यहाँ पे क्रो में एस लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये प्लूरल वर्ड है। तो सिर्फ क्रो होता तो कौवा होता, और क्रोज मतलब कौवे, एक झुंड कौवों का। लिव्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो लीव का ये लिव्ड जो है, लीव का सेकंड फॉर्म है। लीव का मतलब होता है रहना, और लिव्ड मतलब रहता था या रहते थे या रहती थी, ठीक है। ऑन ए बनियान ट्री, ऑन मतलब पर, ए मतलब एक, बनियान मतलब बरगद, ट्री मतलब पेड़। एक बरगद के पेड़ पर एक कौवों का झुंड रहता था, ठीक है। ए विटी क्रो ऑल्सो लिव्ड इन द सेम ट्री। ए मतलब एक, विटी मतलब बुद्धिमान। तो एक बुद्धिमान कौवा भी, लिव्ड मतलब रहता था, इन द सेम ट्री। ये भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो एक बुद्धिमान समझदार कौवा भी उसी सेम ट्री, सेम ट्री का मतलब, सेम का मतलब तो एक जैसा होता है, लेकिन जब बात यहाँ पे सेम ट्री की हो गई है, इसका मतलब उसी पेड़ पर, यानी कि जिस पेड़ के बारे में इस स्टोरी में कहा जा रहा है उसी पेड़ पर एक बुद्धिमान कौवा भी रहता था। फुल स्टॉप है, जब हम रीडिंग करेंगे तो फुल स्टॉप पे हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। वन डे यानी एक दिन, कॉमा है, थोड़ा सा रुकेंगे। द विटी क्रो यानी कि बुद्धिमान कौवा, सॉ मतलब देखा, ये सी का सेकंड फॉर्म है। ये भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सी का मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। ए हंटर एक शिकारी। कमिंग मतलब आते हुए, ठीक है। कम मतलब आना होता है और कमिंग मतलब आते हुए। टू दैट ट्री यानी उस पेड़ पर आते हुए देखा, एक शिकारी को एक कौवे ने आते हुए देखा। ही स्प्रेड, यहाँ पे ही प्रोनाउन है, और ही किसके लिए यूज किया गया है? तो ही हंटर के लिए यूज किया गया है। ही स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, तो उसने फैलाया। मैनी ग्रेन्स यानी बहुत सारे या अनेकों या बहुत ज्यादा, ठीक है। मैनी का मतलब हम कुछ भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत सारा, ऐसा करके कह सकते हैं। ग्रेन्स अनाज के दाने, अनाज के दाने क्योंकि काउंटेबल तो है नहीं, काउंट तो कर नहीं सकते, तो बहुत सारा भी कह देते हैं, बहुत ज्यादा भी कह सकते हैं। तो उसने बहुत ज्यादा अनाज के दाने को फैलाया ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर। फिर कॉमा है, रीडिंग के समय में फिर स्टॉप करेंगे। प्लानिंग टू कास्ट हिज नेट। अब यहाँ पे देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में दो वर्ब लगता है तो पहला वर्ब प्राइमरी होता है और सेकेंड वर्ब के बीच में टू का यूज किया जाता है। यानी पहला वर्ब प्राइमरी होता है, पहले वो लगता है, उसके बाद टू का यूज करते हैं, तब हम सेकेंड वाला वर्ब लगाते हैं। तो प्लानिंग टू कास्ट हिज नेट का क्या मतलब हुआ? प्लानिंग मतलब योजना बनाया, टू कास्ट हिज नेट यानी अपने जाल को फैलाने के लिए। व्हेन द क्रोज एट द ग्रेन, जब कौवे, व्हेन मतलब जब, द क्रोज मतलब कौवे, एट द ग्रेन यानी दाने खाएं। उसने एक योजना बनाई कि मैं यहाँ पे अनाज के दाने फैला देता हूं, और जब इस दाने को कौवे खाने आएंगे तो मैं जाल गिरा दूंगा, ठीक है। द क्रो फ्लू टू वार्न द अदर क्रोज ऑफ द डेंजर इन देयर पाथ। फुल स्टॉप है। द क्रो यानी कि वह कौवा, कौन कौवा? समझदार कौवा। फ्लू
ये भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। कोई भी स्टोरी में ज्यादातर आपको पास्ट टेंस का ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्योंकि स्टोरी बीते हुए कल के बारे में होती है, जहां पे कोई भी बात हो चुकी होती है और उसी को हम स्टोरी बनाते हैं। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना और फ्लू मतलब उड़ा। टू वार्न यानी आगाह करने के लिए, चेतावनी देने के लिए, ठीक है। द अदर क्रोज यानी दूसरे कौवे को वो आगाह करने के लिए, उसे चेतावनी देने के लिए वो उड़ा। ऑफ द डेंजर, ऑफ मतलब का, डेंजर मतलब खतरा, यानी खतरा का आगाह करने के लिए वो कौवा उड़ा। इन देयर पाथ यानी रास्ते में। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? द क्रो फ्लू टू वार्न द अदर क्रोज ऑफ द डेंजर इन देयर पाथ। इसका क्या मतलब हुआ? तो रास्ते में आने वाले खतरे के बारे में आगाह करने के लिए बाकी कौवों को वो कौवा उड़ा, ठीक है। ही सेड, उसने कहा। यहाँ पे देखिए ही प्रोनाउन है, ये किसके लिए यूज किया गया है? तो उस कौवे के लिए। कौन सा कौवा? जो समझदार कौवा था, उस पेड़ पे था, वो उसने कहा। ही, ये ही उसके लिए यूज किया गया है। सेड, यहाँ पे सेड भी सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि सेड से का सेकेंड फॉर्म है। से का मतलब होता है बोलना, सेड मतलब बोला, ठीक है। तो उसने बोला, कॉमा का यूज किया गया है यहाँ पे। उसके बाद कोटेशन मार्क का यूज हुआ है। तो देखिए, जब भी हम किसी के द्वारा कही गई किसी भी कथन को अगर सेंटेंस में हम यूज करते हैं, यानी कि किसी ने अगर कोई बात कही है और उसी बात को हमको अपने राइटिंग में, अपने स्टोरी में या कहीं पे भी अगर हमको लिख के मेंशन करना होता है, तो पढ़ने वाले को समझने के लिए एक पंक्चुएशन मार्क का यूज किया गया है, जिसको हम कोटेशन मार्क कहते हैं। तो ये है कोटेशन मार्क। जब भी हम कोटेशन मार्क का यूज करते हैं, इसका मतलब समझ लीजिएगा, ये जो कोटेशन मार्क के अंदर जितना भी कही बात होगी, जितना भी सेंटेंस होगा, वो किसी के द्वारा कही गई कोई कथन है। यानी कि ही सेड यानी उसने कहा। अब उसने क्या कहा, इस बात को कोटेशन मार्क के अंदर में रखा गया है। तो जहां पे भी बात शुरू होती है वहां पे कोटेशन मार्क का स्टार्टिंग होता है। यानी कि देखिए, ये ऐसा निशान होता है। तो देयर इज ए हंटर हु हैज spread grains on the ground to catch you all. Do not go there. Full stop, quotation mark, close. यानी कि इतनी ही बात उस कौवे ने कही जाके, ठीक है। ये वो कथन है जो कि कौवे ने कहा था। तो कथन को हम कभी भी कोटेशन मार्क के अंदर में लिखते हैं, ताकि पढ़ने वाले समझ जाए कि क्या कहा गया है, ठीक है। तो उसने क्या कहा? देयर इज ए हंटर, यानी वहां एक शिकारी है। देयर मतलब वहां, इज मतलब है, ए हंटर एक शिकारी। हु हैज स्प्रेड, जिसने, हैज मतलब है, स्प्रेड मतलब फैलाया, जिसने फैलाया है, ग्रेन्स यानी अनाज के दाने, ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर। टू कैच यू ऑल, टू कैच मतलब पकड़ने को, यू ऑल तुम सभी को, यानी वहां पे एक शिकारी है जिसने जाल बिछाया है तुम सभी को पकड़ने के लिए। डू नॉट गो देयर, वहां मत जाना, ठीक है। बट द क्रोज इग्नोर्ड हिज वार्निंग, बट मतलब लेकिन, द क्रोज मतलब कौवे, इग्नोर्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का ये भी है। इग्नोर मतलब नजरअंदाज करना, इग्नोर्ड मतलब नजरअंदाज किया। हिज वार्निंग यानी उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिए। फीडिंग, फीडिंग मतलब खाना, ऑन द ग्रेन्स यानी अनाज के दाने जो जमीन पे बिखरे हुए थे उसको उन्होंने खाना शुरू कर दिया, उस कौवे की बात को नजरअंदाज करके। जस्ट एज दे हैड बिगन टू ईट, यहां पे देखिए हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। पास्ट परफेक्ट का एफर्मेटिव हम जब भी बनाते हैं तब वहां पे हम हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो इसको हम ये, तो इस सेंटेंस यहां तक का क्या मतलब हुआ? जस्ट एज दे हैड बिगन टू ईट, यानी जैसे ही उन्होंने, दे मतलब उन्होंने, हैड बिगन मतलब शुरू किया, टू ईट यानी खाना, जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया। ए नेट एक जाल, फेल अराउंड देम, फेल फॉल का सेकेंड फॉर्म है, फॉल का मतलब होता है गिरना, फेल मतलब गिरा। तो एक जाल गिरा अराउंड देम, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, देम मतलब उनके। तो जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया एक जाल उनके चारों तरफ गिर गया, ठीक है। द हंटर स्ट्रीक वर्ड, अब यहाँ पे देखिए द हंटर, हंटर के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है। इसका मतलब होता है का, के या की। तो का होगा कि के होगा या की होगा, ये बात डिपेंड करता है उसके अगले वर्ड पे। यानी कि जब इस
यानी कि इस वर्ड के साथ जो भी वर्ड जुड़ा हुआ है उससे हम डिपेंड करेंगे यहाँ पे हमको का लगाना है कि की लगाना है कि के लगाना है। तो यहाँ पे है ट्रिक। ट्रिक का मतलब होता है चाल। तो चाल के साथ हम कभी भी की का यूज करते हैं। यानी देखिए तो करके, शिकारी की चाल, ठीक है। अगर देखिए शिकारी का चाल, शिकारी के चाल, मैं अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे चाल के साथ हम की का यूज करते हैं। तो शिकारी की चाल काम कर गई, वर्कड मतलब काम कर गई। एंड और द क्रोज, वे कौवे, वेर कॉट। वेर का मतलब होता है थे, क्योंकि वेर हम तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। यहाँ पे क्रोज एस का यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पे वेर का यूज हुआ है। अगर यहाँ पे एक कौवा का बात हो रहा होता तो यहाँ पे वाज का यूज होता है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ हम वेर का यूज करते हैं। वेर का मतलब होता है थे और वाज का मतलब होता है था। तो वे कौवे पकड़े गए थे, कॉट मतलब पकड़ा जाना, वेर मतलब थे। तो वे कौवे पकड़े गए थे। इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, तो चलिए मोरल देख लेते हैं। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर इग्नोर एडवाइस दैट कैन बी यूजफुल। यानी कि कभी भी इग्नोर मतलब नजरअंदाज नहीं करे, एडवाइस मतलब सलाह, दैट जो, कैन बी यूजफुल मतलब उपयोगी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी सलाह नजरअंदाज ना करे जो कि हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। अगर कौवे ने उसकी बात सुन ली होती तो वो आज पकड़े नहीं जाते, लेकिन उन लोगों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और वो शिकारी की जाल में पकड़े गए। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मेरे चैनल पे रेगुलर आपको ऐसे ऐसे स्टोरीज मिलती है मॉरल भरी, जिससे कि हम कुछ ना कुछ अपने लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं, अच्छा इम्पैक्ट आता है। छोटे बच्चे भी स्टोरी देख सकते हैं और इसमें कुछ नया वर्ड भी है। टेंस की भी जानकारी मैंने दी है, कहाँ किसका यूज किया गया है, क्यों यूज किया गया है, कौन सा टेंस में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो ये सब जानकारी अगर आपको तब समझ में आएगा जब आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, एंड तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।